मैं रॉबिन साइन एक बार फिर नई वीडियो के साथ आया हूं और मोशन स्ट्रेट लाइन की मैंने 4 वीडियो मैं आपके लिए डाल चुका हूं। 5वीं वीडियो कुछ एडवांस इलस्ट्रेशन और लूसेंट सॉल्यूशन और जो भी टॉपिक रिमेनिंग बचे हैं वो सारे क्वेश्चन और सारे अच्छे क्वेश्चन मैं सारे क्वेश्चन इस वीडियो में आपको डिस्कस कर दूंगा। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अगर आपने 4 वीडियो अच्छे ढंग से ले ली हैं तो 5वीं वीडियो आपको अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए ज़रूर लेनी है। तो देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 23वां है, क्वेश्चन नंबर 23 है जो मैं अपने हिसाब से क्वेश्चन कर रहा हूँ, एक एक के हिसाब से नहीं, आप देखते रहना बस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23, 2 पिंड जिनके द्रव्यमान m1 तथा m2 हैं और क्रमशः h1 तथा h2 ऊंचाइयों से गिरते हैं तो पिंडों द्वारा धरातल से टकराने में लगने वाले समय का अनुपात होगा। तो एक बात देखो भाई, यदि मैं बात करने लगूँ पिंडों को धरातल से टकराने में लगने वाले समय का अनुपात होगा। अब देखो जैसे ही मेरा पिंड है, कोई m द्रव्यमान का कोई पिंड है, अगर वो धरातल से टकराएगा, अगर तुमने किसी पिंड को ऊपर से गिराया, यदि किसी पिंड को कहाँ से गिराया है, ऊपर से गिराया है, यदि किसी पिंड को ऊपर से गिराया हुआ है और h ऊंचाई से तुमने किसी पिंड को गिराया h ऊंचाई से, तो वो धरातल से टकराएगा तो समय कितना लेगा, t। अब वो कह रहा है कि धरातल से टकराने में कितना, पहले तो हमें ये ज्ञात करना है कि धरातल से टकराने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले देखो उसने ऊंचाई h दी हुई है, मैंने ये h ऊंचाई से गिराया, यदि किसी पिंड को h ऊंचाई से गिराया है तो प्रारंभिक वेग कितना होगा, 0। सबसे पहले एक ही कंसेप्ट, जब किसी पिंड को गिराया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी 0, तो मेरे पास s बराबर h है, u है और t है, तो मैं एक ही नियम लगाऊंगा और वो जो नियम लगाऊंगा वो मेरा कौन सा होगा, मेरा जो नियम होगा वो होगा s बराबर ut प्लस हाफ at का होल स्क्वायर। लेकिन नीचे की ओर पार्टिकल है तो a बराबर क्या लिया जाएगा, g हाफ gt का होल स्क्वायर। अब देखो पार्टिकल को ऊपर से नीचे तक गिराया तो विस्थापन कितना आएगा h, प्रारंभिक u कितना है 0, तो प्लस 1/2 gt का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ गया मेरा 2h अपॉन g बराबर t स्क्वायर। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी t बराबर अंडर रूट के अंदर 2h अपॉन g, मतलब t जो है वो प्रोपोर्शनल किसके है, रूट h के। g तो गुरुत्वीय त्वरण कैसा है मेरा, कांस्टेंट। t प्रोपोर्शनल किसके है, अंडर रूट h के। t मेरा है वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट h के। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट टास्क मेरी समझ में आ गया कि यदि मैं किसी कण को ऊपर से गिराता हूँ तो लगने वाले, यदि किसी कण को हमने h ऊंचाई से गिराया तो लगने वाला समय होता है t बराबर अंडर रूट 2h अपॉन g। यदि हम किसी कण को h ऊंचाई से गिराते हैं तो लगने वाला समय कितना होता है, t बराबर अंडर रूट 2h अपॉन g। पिछले लेक्चर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो सारी लाइनें कि यदि वेग कितना हो 10 मीटर पर सेकंड, वेग 10 मीटर पर सेकंड हो, वेग कितना है 10 मीटर पर सेकंड, तो आपकी जो ऊंचाई समय कितना होता है 1 सेकंड, और ऊंचाई जो होती है वो कितनी होती है 5 मीटर। यहाँ भी ये वेरीफाई करेगा, वो कैसे, कण को अगर हमने h ऊंचाई से गिराया तो लगने वाला समय t बराबर अंडर रूट 2h अपॉन g। अब देखो t प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया मेरा h, ऑप्शन तो आपका सीधा आ गया, जो आपका ये क्वेश्चन है तो उसका ऑप्शन तो आ गया t प्रोपोर्शनल। t किसी कण को h ऊंचाई से गिराते हैं, किसी कण को h ऊंचाई से गिराते हैं तो t बराबर अंडर रूट के अंदर th अपॉन g। और ध्यान रखना किसी भी कण को h ऊंचाई से गिराते हैं तो कण को लगने वाला समय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हाइट निर्भर करता है पार्टिकल की हाइट पर यानी ऊंचाई पर। 2 और g तो कांस्टेंट है, सिर्फ किस पे निर्भर करेगा, h पे। तो t प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट h। यदि तुमने 2 किलो के कण को गिराया, एक खर की बोरी को गिराया और एक 5 kg के द्रव्यमान को गिराया निर्वात में, तो दोनों ही पार्टिकल समान रूप से जमीन पर पहुंचेंगे। m की पावर 0 का मतलब है कि m पे निर्भर नहीं कर रहा। ध्यान रखना हल्के पार्टिकल को गिराओ चाहे भारी पार्टिकल को गिराओ, दोनों ही स्थितियों में लगने वाला समय जो होता है वो समान होता है। वीडियो इज कंटिन्यू। दोनों स्थितियों में लगने वाला समान टाइम जो होता है वो समान होता है। तो t प्रोपोर्शनल m की पावर 0। तो यही चीज़ हमें समझानी थी। और एक चीज़ देखो, जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा h के जो मान आते हैं वो फिक्स हैं, या तो 5 मीटर आएगा और या कितना आएगा, या आएगा h का मान 20 मीटर। क्यों, क्योंकि रूट जो होता है ना वो इन्हीं पे सॉल्व होता है। या तो 5 मीटर पे रूट का सही मान आएगा, यदि तुमने रख दिया 2 मीटर तो रूट का मान सही सॉल्व होके नहीं आता है। तो देखो मैंने 5 रखा तो t बराबर अंडर रूट के अंदर 2 इंटू h का मान कितना है 5 और g का मान कितना है 10, 10/10 तो कितना आ गया 1 सेकंड। और हम पहले ही पढ़ा चुके हैं जब ऊंचाई 5 मीटर होती है तो लगने वाला समय कितना होता है 1 सेकंड। अब देखो अगर ऊंचाई का मान कितना है 20 मीटर, यदि ऊंचाई 20 मीटर है तो t बराबर अंडर रूट 2 इंटू
h का मान 20 है तो 20 मीटर, g का मान 10 तो 20 दूनी 40, 40/10 तो t का मान कितना है √4, तो t बराबर कितना हो जाएगा 2 सेकंड्स। t बराबर कितना होगा 2 सेकंड हो जाएगा। तो t बराबर अंडर रूट के अंदर 2h/g से अब देखने लगे, h बराबर 5 मीटर तो यहाँ से ये आ जाएगा, h बराबर 20 मीटर है तो t बराबर कितना आ जाएगा 2 सेकंड। ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखने। और यहाँ से क्वेश्चन समझ में आया कि किसी भी पार्टिकल को यदि हम गिराते हैं तो लगने वाला समय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। तो आपके जो ऑप्शन हो जाएंगे T1:T2, T1:T2 जो हो जाएंगे वो बराबर में हो जाएंगे कौन से √H1 अनुपात H2, यानी √H1:H2, कौन से √H1:H2। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर ये आपने कंप्लीट कर लिया है, ये अच्छी बात है। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, विद कंसेप्ट के साथ कंप्लीट हो गया कि किसी भी कण को अगर h ऊंचाई से गिराते हैं तो लगने वाला समय t बराबर 2h/g, और नोट डाल के लिख लेना किसी भी कण को गिराने में लगने वाला समय द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। यदि हल्के पार्टिकल को और भारी पार्टिकल को गिराएंगे तो दोनों ही समान स्थितियों में पहुंचेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं और एक जो टॉपिक है छोटा सा उसे मैं और बता देता हूँ। nवें सेकंड में तय किया गया, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। तो देखो मेरे पास कोई मीनार है। अब देखो मीनार पे से तुमने किसी कण को गिराया, ये मीनार है h ऊंचाई की, और तुमने किसी कण को गिराया मीनार से, तो तुमसे ये एक बात पूछी जाए कि तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करो और 3 सेकंडों में तय की गई दूरी ज्ञात करो, दोनों में अंतर है। अगर तुमसे मीनार से कहा तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी और 3 सेकंडों में तय की गई दूरी, मैं दोनों अभी निकाल के बता देता हूँ तुम्हारे लिए कैसे करेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए कि 3 सेकंडों में तय की गई दूरी, तो सीधी बात है 3 सेकंड में तय दूरी, तो 3 सेकंड में तय दूरी मीनार से गिराएंगे तो मैं सीधा फॉर्मूला लगाऊंगा कौन सा, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। ये डायरेक्ट कौन सा निकालेगा, पहले में सपोज करो यहाँ तक करी, फिर दूसरे में यहाँ तक, तीसरे तो यहाँ तक, ये बताएगा 3 सेकंडों में टोटल दूरी कितने में, 3 सेकंडों में टोटल दूरी। जो फॉर्मूला क्या होता है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से 3 सेकंडों में तय की गई दूरी आएगी मेरी s3 बराबर u इंटू टी का मान कितना है मेरा 3। यदि किसी कण को गिराया गया है, यदि किसी कण को गिराया गया है तो u का मान कितना आएगा 0। जैसे ही किसी कण को मीनार से गिराए तो u डायरेक्ट कितना ले लिया करो 0, तो u 0 तो ut 0 हो जाएगा, तो 1/2। नीचे की ओर गिराया गया है तो a का मान g और t का मान कितना आ जाएगा 3, तो 3 का वर्ग कितना आ जाएगा आपका 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 1/2, g का मान कितना है मेरा 10 और 3 का वर्ग 9 आ गया मेरा, और 2 से ये कितना 5, तो ये कितना आ गया 45 मीटर। 3 सेकंडों में तय की गई दूरी कितनी आई 45 मीटर। ये आई है मेरी 3 सेकंडों में तय की गई दूरी, लेकिन हमसे पूछेगा वो तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी मैं दूसरे मेथड से भी ज्ञात करता हूँ। पहले मेरा आंसर है तुमको विजुअलाइजेशन कराना सही चीज़ क्या होती है। तो 3 सेकंडों में तय की गई दूरी निकाल ली मैंने, मेरे से पूछा तीसरे सेकंड में तय की गई, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, इसका अर्थ क्या है बोथ ही 3 सेकंड में, ये है तीसरे सेकंड में, तीसरे सेकंड में तय दूरी, यानी थर्ड सेकंड में तय की गई दूरी तीसरे सेकंड में। इसका अर्थ क्या है कि पहले सेकंड में तय की गई दूरी, दूसरे में तय की गई दूरी, तीसरे में तय की गई दूरी। यदि मैं 3 सेकंडों में से तय की गई दूरी को 2 सेकंडों में से तय की गई दूरी में से घटा दूं, 3 सेकंडों में तय की गई दूरी में से मैं 2 सेकंडों में तय की गई दूरी को घटा दूं, जस्ट तीसरे सेकंड में कितनी दूरी तय की वो मेरी आ जाएगी। तो यही हम करेंगे। तो तीसरे सेकंड में तय की दूरी अभी आपने निकाली थी, वो कितनी थी 45 मीटर, अभी आंसर आया था। और दूसरे सेकंड में तय की दूरी आप कैसे निकालोगे, पहले भी देखो भाई, यदि किसी कण को h ऊंचाई से गिराया जाता है और प्रारंभिक वेग कितना है 0, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी का होल स्क्वायर, u तो 0 रहता है, तो जो ऑप्शन आता है आपका s3 में, तो हाफ जी टी का होल स्क्वायर, यानी हाफ टी का मान कितना है 3 है, तो हाफ जी टी का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर 1/2 इंटू जी, टी का मान कितना है इस बार मेरा 2 सेकंड। यदि किसी कण को जिसका प्रारंभिक 0 है तो तय की गई दूरी n सेकंडों में कितनी होती है, डायरेक्ट हाफ जी टी का होल स्क्वायर, दूरी होती है हाफ जी टी का होल स्क्वायर, हाफ जी टी का होल स्क्वायर, क्योंकि u तो कितना हो जाता है 0, तो डायरेक्ट देखो 1/2 जी मेरा कॉमन आ जाएगा यहाँ से,
1/2g को 3 का वर्ग कितना हो गया 9, और जहाँ पे h2 है तो t की जगह 2 आएगा, तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा मेरा 4, तो 1/2 इंटू जी की वैल्यू कितनी आएगी 10, 9 में से 4 गया तो कितना आ गया 5, 2 से ये कितना हो गया 5, 5 से कितना 25, तो 30 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होगी 25, कितनी होगी 30 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है 25, 30 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है मेरी 25 होती है, और 3 सेकंडों में तय की गई दूरी कितनी होती है मेरी 30 सेकंड में तय की गई दूरी कितनी होती है 25, और 3 सेकंडों में कितनी थी मेरी 45। अब देखो इस क्वेश्चन का विजुअलाइजेशन अगर मैं करने लगूँ तो सेकंड में तय की दूरी का डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ। मैंने इस वजह से विजुअलाइजेशन कराया था। मेरा जो पर्पस था वो ये था कि कभी बच्चों से पूछा जाता है कि 3 सेकंड में तय की दूरी, तो वो किस में निकाल देते हैं 30 सेकंड में तय की दूरी, और कई वो पूछता है कि 30 सेकंड में तय की दूरी, तो तुम निकाल देते हो टोटल 3 सेकंडों में तय की गई दूरी। तो ध्यान रखना n सेकंडों में तय की दूरी का फॉर्मूला लगाओगे तो s बराबर ut प्लस हाफ at का होल स्क्वायर, और nth मतलब तीसरे में चौथे में तो कौन सा फॉर्मूला होता है, ये n सेकंडों में तय की दूरी का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा n सेकंडों में तय की दूरी में से n-1 सेकंडों में तय की दूरी घटा दो, और उसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा u प्लस 1/2a 2n-1, ये होता है तीसरे मतलब nवें सेकंड में तय की गई दूरी, ये होता है। अब देखो तीसरे सेकंड में तय की दूरी तुम कैसे निकालोगे, हमारा आंसर कितना आया था भाई 25 मीटर आया था तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, कितना आया था हमारा आंसर, तीसरे सेकंड में तय की दूरी 25 मीटर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है n में सेकंड में तय की गई दूरी का कौन सा होता है, n सेकंडों में तय की गई दूरी को तो आप n-1 सेकंडों में तय की दूरी से घटा दो तो आपका आ जाएगा u प्लस 1/2a 2n-1। ये फॉर्मूला हमेशा हर किसी स्टूडेंट को याद रखना है। जब किसी कण को मीनार से गिराए तो प्रारंभिक वेग 0, गुरुत्वीय त्वरण a बराबर कितना होता है g, तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी तो 3 दूनी 6, 6-1 कितना 5 आ गया, तो मेरा आ गया 1/2 इंटू जी की वैल्यू कितनी थी 10 इंटू ये कितना आ गया 5, तो 2 से 2 कितना आ गया 25 मीटर। ये डायरेक्ट विधि हो गई। तीसरे सेकंड में तय की दूरी का nth में सेकंड में तय की दूरी का फॉर्मूला कितना आ जाएगा 25, n में सेकंड में तय की u प्लस 1/2a 2n-1। इस टाइप से तो मैं क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखो, मैं अगर अगले एग्जाम्पल की बात करने लगूँ, लूसेंट का जो मेरा एग्जाम्पल है लूसेंट का क्वेश्चन नंबर 21 देखो आप, वो कह रहा है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के द्वारा प्रथम द्वितीय और तृतीय सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात ज्ञात करो। मुक्त रूप से गिरा है पिंड तो प्रारंभिक कितना होगा 0, तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का जो फॉर्मूला होता है मेरे पास, nवें सेकंड में तय की गई दूरी का फॉर्मूला u प्लस 1/2a 2n-1। लेकिन अब नीचे की ओर गिरा है तो a की जगह कितना आएगा g, तो u तो कितना है मेरा 0 क्योंकि गिराया है पार्टिकल को, तो s बराबर 1/2g 2n-1। अब g तो क्या है मेरा कांस्टेंट है, इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, गुरुत्वीय त्वरण तो कांस्टेंट है, तो s जो है मेरा ये समानुपाती हो गया किसके 2n-1 के। तो अब देखो इससे क्या फॉर्मूला निकलेगा, s1 निकालोगे तो s1 वो कह रहा है पहले सेकंड में तय की गई दूरी, फिर कह रहा है तीसरे सेकंड में तय की गई दूरी, पहले में दूसरे में पूछ रहा है, पहले में दूसरे में और तीसरे में तय की गई दूरियों का अनुपात कितना होगा। पहले में निकालनी है s1 फिर s2 फिर s3, तो s1 है तो n की जगह क्या रखोगे 1, तो मेरा कितना आ जाएगा 2-1 1, फिर n की जगह क्या रखोगे 2, 2 दूनी 4-1 3, n की जगह 3 रखोगे तो 3 दूनी 6-1 5। तो ये एक साथ तुम कितने भी अनुपात निकाल सकते हो, या फिर आप ऐसा कर लो, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है s प्रोपोर्शनल 2n-1 तो पहले n बराबर 1 रखो, s1 निकाल लो। अगर तुम n बराबर 1 रखोगे इसमें तो s1 पहले सेकंड में तय की गई दूरी तो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, ये आ जाएगी g/2, n की जगह 1 रखोगे तो 2-1 1, तो g/2 आ गई। दूसरे सेकंड में आप निकालोगे तो n की जगह कितने रखोगे 2, तो ये आ जाएगा तुम्हारा g/2, तो चल ही रहा है ये, तो 2 दूनी 4, 4-1 3। तो अब देखो तुम दोनों का डिवाइड करोगे s1 रेशियो s2, तो g/2 से g/2 कैंसिल, तो कितना बचेगा वही 1:3। तो ऐसे कर लो s1 s2, यहाँ भी कितना आ रहा है 1:3। तुम कैसे भी डिवाइड कर लो, लेकिन ये मेथड ज़्यादा सही है, g/2 कांस्टेंट है तो इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ये तो दोनों में ही हर में साथ आएगा। तो s प्रोपोर्शनल 2n-1, s1 n की जगह 1 रखो 1 आ जाएगा, n की जगह 2 रखो, n की जगह 3 रखो, तो s1 अनुपात s2 अनुपात s3 बराबर 1:3:5। कुछ बच्चे गलती
क्या करते थे, वो पूछ रहा है पहले सेकंड में, द्वितीय सेकंड में, तीसरे सेकंड में तय दूरी। वो ये नहीं पूछ रहा 3 सेकंडों में तय की दूरी। ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। कौन सा लगाना है, एस बराबर यू प्लस 1/2 जी टू एन माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भाई, और सारे क्वेश्चन ये भी हो गए आपके, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास t है, ये दिया हुआ है। ये पूछ रहा है, वो यहाँ बिंदु है, एक बिंदु C है, एक बिंदु D है, एक बिंदु E है और एक बिंदु F है। वो कह रहा है गतिमान कण का समय विस्थापन वक्र ग्राफ में प्रदर्शित है, तो कण का तात्क्षणिक वेग किस बिंदु पर ऋणात्मक होगा। पहले तो तात्क्षणिक वेग मतलब आपका जो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब इंस्टेंट किसी टाइम पर वेलोसिटी। तात्क्षणिक वेग का मतलब है जिस क्षण पूछा है उसी क्षण वेलोसिटी, जैसे t बराबर 1 सेकंड पर वेलोसिटी, तो क्या होती है, वो तात्क्षणिक वेग ही होता है। तो तात्क्षणिक का मतलब पॉइंट C पे वेग उस क्षण पर, तात्क्षणिक उसी क्षण पर, D पे वेग, E पे वेग, F पे, वो कह रहा है किस क्षण पे वेग ऋणात्मक होगा। पहली बात देखो, वेग जो होता है वो होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बढ़िया दिमाग से बता रहा हूँ, कतई ध्यान से समझना है। b जो होता है वो होता है dx/dt। b क्या होता है मेरा, dx/dt। तो विस्थापन को क्या, वेग की परिभाषा क्या होती है मेरे प्यारे, वेग की परिभाषा होती है विस्थापन में परिवर्तन की दर, क्या कहलाता है मेरा, वेग। विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है, वेग। यदि विस्थापन बढ़ रहा है, विस्थापन बढ़ रहा है तो परिवर्तन की दर कैसी होगी, धनात्मक, तो वेग भी कैसा होगा, धनात्मक। ध्यान रखना, यदि डिस्प्लेसमेंट इन इंक्रीज देन वेलोसिटी पॉजिटिव। यदि विस्थापन बढ़ रहा है तो वेग कैसा होगा, धनात्मक होगा। यदि तुम दूर जा रहे हो तो वेग कैसा होगा, धनात्मक, क्योंकि विस्थापन बढ़ रहा है, तुम्हारी दूरी लगातार बढ़ रही है। तो displacement is increasing then velocity also increase. If displacement is decrease, then velocity also decrease. तो वेलोसिटी कैसी होगी, ऋणात्मक। ध्यान रखना, यदि विस्थापन बढ़ रहा है, विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है कण का वेग, और यदि विस्थापन बढ़ रहा है तो वेग धनात्मक होगा, वेग भी बढ़ेगा, वेग धनात्मक होगा। और यदि विस्थापन घट रहा है तो वेग ऋणात्मक होगा, विस्थापन बढ़ रहा है तो वेग ऋणात्मक होगा। अब देखो तुम इधर देखो, मैं चल रहा हूँ यहाँ से, तो आगे देखता चल रहा हूँ, तो इधर क्या है मेरा विस्थापन, यहाँ क्या है मेरा टाइम ग्राफ में, तो ऊपर में चल रहा हूँ, तो ऊपर चलूंगा तो क्या बढ़ रहा है, ऊपर चल रहा हूँ तो विस्थापन बढ़ रहा है। तो देखो बिंदु C पे जो वो है वो होगा वेग, वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्यों, क्योंकि तुम C से इधर देखो, C से ऊपर भी देखोगे तो वेग लगातार बढ़ रहा है। तो D पे जाके देखोगे तो विस्थापन देखो, बिंदु D पे जो वेलोसिटी होगी ना, बिंदु C पे वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि तुम जैसे ही चल रहे हो तो विस्थापन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है C किलो। लेकिन D पे देखने लगो, D से इधर देखोगे तो विस्थापन घट रहा है, इधर भी देखोगे तो देखो इधर से तुम चले, यहाँ से चले, विस्थापन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। विस्थापन देखो मूल बिंदु से चले, विस्थापन बढ़ रहा है, क्योंकि ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर। विस्थापन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, तो हर जगह विस्थापन बढ़ रहा है। तो C पे भी बढ़ रहा था, वेग कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि विस्थापन बढ़ रहा है। और D पे तुम देखोगे तो ना तो बढ़ रहा है और ना घट रहा है। D एक ऐसा पॉइंट आ गया, उसके बाद देखोगे तो घट रहा है। इससे पहले क्या रहा था, बढ़ रहा था, तो वेग कैसा था, पॉजिटिव, और इसके बाद वेग कैसा आ गया, नेगेटिव, क्योंकि विस्थापन में क्या हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है, कमी हो रही है। तो E पे भी क्या हो रही है, कमी, लगातार घटता जा रहा है, नीचे क्यों आ रहा है ग्राफ नीचे क्यों आ रहा है, तो विस्थापन घट रहा है। तो E पे जो विस्थापन घट रहा है तो E पे वेलोसिटी कैसी होगी मेरी, नेगेटिव। और D पे वेलोसिटी कितनी होगी, D पे जो वेलोसिटी होगी B एट पॉइंट D पे कितनी होगी, 0, क्योंकि D पे विस्थापन, D एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे विस्थापन ना तो बढ़ रहा है और ना घट रहा है। यहाँ पे भी अगर कोई नया पॉइंट मानने लगे तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, क्योंकि घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, फिर घटना क्या हो गया, बंद, फिर दोबारा बढ़ेगा। यहाँ से वेग नेगेटिव था फिर पॉजिटिव हुआ, तो इसका मतलब बीच में क्या हुआ होगा, 0। ये जितने भी पॉइंट होते हैं ना जहाँ पे ना घट रहा होता है ना बढ़ रहा होता है, वहाँ पे वेग कितना होता है, 0। फिर दोबारा वेग बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, बढ़ने लगा, और फिर दोबारा कितना हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सीधा हो गया, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो देखो जहाँ विस्थापन बढ़ रहा है वहाँ पे वेलोसिटी क्या रहेगी, धनात्मक। जहाँ पे विस्थापन बढ़ रहा है वहाँ वेलोसिटी धनात्मक रहेगी, जहाँ विस्थापन घट रहा है वहाँ वेलोसिटी ऋणात्मक रहेगी। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आ जाए ध्यान से समझना। अगर मैं बात करने लगूँ ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, देखो ए पे इधर देखो विस्थापन बढ़ रहा है तो ए पे वेलोसिटी धनात्मक, बी पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि पहले तो वेग कैसा है, धनात्मक, फिर कितना है, फिर उसके बाद विस्थापन घट रहा है तो ऋणात्मक, पहले धनात्मक है फिर ऋणात्मक है, इसका मतलब बीच में क्या हो गया होगा, जीरो हो गया होगा। तो बिंदु बी पे जो वेग है वो कितना आएगा, जीरो। ऐसे पॉइंटों पे वेग हमेशा जीरो आता है जहाँ पे ना धनात्मक है ना ऋणात्मक, ये बीच के पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पे वेग धनात्मक है क्योंकि विस्थापन बढ़ रहा है, फिर ग्राफ नीचे आ गया, ऊपर जाएंगे तो विस्थापन बढ़ेगा, ग्राफ नीचे आ गया वेग ऋणात्मक हो गया, सी पे वेग कितना हो गया, फिर दोबारा जीरो, फिर बढ़ गया, डी पे पॉजिटिव हो गया, फिर एफ पे जीरो हो गया, फिर नीचे आ गया ग्राफ तो फिर वेग ऋणात्मक हो गया, फिर ऊपर पहुंच गया तो वेग धनात्मक हो गया, फिर जीरो हो गया और फिर वेग ऋणात्मक हो गया। चलते जाओ अनंत समय तक चलते जाओ सागर में। कंसेप्ट क्लियर, देखते रहिएगा 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी भरतपुर विद रॉबिन सर। स्टार्ट योर जर्नी एंड कंटिन्यू योर जर्नी अंटिल सक्सेस तुम्हारी चरण चूमेगी एयरमैनो, बशर्ते मेहनत तो करो। हाँ अगला देखते हैं भाई। हाँ अगला क्वेश्चन, ये तुम्हारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। मुक्त रूप से गिरते हुए प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड के अंत में वेगों का अनुपात होगा। यह पूछ रहा है मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का प्रथम द्वितीय और तृतीय सेकंडों में वेगों का अनुपात होगा। क्वेश्चन नंबर 27। मुक्त रूप से इसने पिंड को गिराएं प्रथम द्वितीय तृतीय, मुक्त रूप से गिराएं प्रथम द्वितीय और तृतीय वेगों का अनुपात होगा। वो ये नहीं पूछ रहा पहले सेकंड में तीसरे सेकंड में, इस बार कंडीशन अलग है। वो कह रहा है कि पिंड को गिराया गया है तो पहले सेकंड के बाद वेग, फिर कह रहा है 2 सेकंडों के बाद वेग, ये नहीं कह रहा दूसरे सेकंड, वो कह रहा है दूसरे सेकंड पे वेग कितना, वो दूसरे सेकंड पे वेग पूछ रहा है, वो अंतिम वेगों का अनुपात होगा। हाँ वो कह रहा है दूसरे सेकंड पे अंतिम वेग और तृतीय सेकंड पे अंतिम वेग होगा। तो पहले तो हमें b बराबर 0 u बराबर 0 हमें पता ही है, टाइम दिया हुआ है पहले दूसरे तीसरे, अंतिम वेग पूछ रहा है तो हमें पता है कि b बराबर u प्लस ई टी। जब नीचे की ओर जाते हैं तो b बराबर u प्लस जी टी। तो प्रारंभ वेग तो कितना है 0, तो b बराबर जी टी। पहले सेकंड में वेग कितना होगा, t बराबर 1 सेकंड रखोगे तो पहले सेकंड में जो वेग होगा वो g आएगा। दूसरे सेकंड में वेग कितना आएगा आपका 2g, t का मान तो 2 रखोगे तो तीसरे सेकंड में वेग कितना आएगा आपका 3g आएगा। तीसरे सेकंड में वेग 3g आएगा। तो तुमसे पूछे भाई b1 रेशियो b2 कॉमा b3 का अनुपात कितना होगा, तो सब में g से डिवाइड कर दो। सब में तुम g से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, 2g में g से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा, 3g में g से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। या सब में से g कॉमन ले लो तो g अपॉन 2g का अनुपात कितना आएगा 1:2। 2g अपॉन 3g का अनुपात कितना आएगा, g से g कैंसिल कितना 2:3। तो b1 रेशियो b2 रेशियो b3 कितना आ जाएगा 1:2:3। तो nवें सेकंड में वेग का अनुपात कहाँ तक चलेगा, अगर चौथी सेकंड में पूछे तो 4, 5वीं सेकंड में पूछे तो 5, ये n तक चलता ही चलेगा। समझ में आया क्वेश्चन, जस्ट चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं हम। हाँ भाई ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। और वो गुजरा एक गेंद को, क्वेश्चन नंबर 28, वो कह रहा है एक गेंद को किसी ऊपर की ओर फेंका जाता है, जब वो 19.6 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है तो उसका प्रारंभ वेग होगा 20 बार 3 लोग 14 भवनों में एक बात है। उसने ये कहा है कि एक कण को किस वेग से फेंका जाए, एक कण को किसी वेग से फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है तो 19.6 मीटर। 19.6 मीटर की बात आए तो तुम्हें किसकी कल्पना करनी नहीं है 20 मीटर की या फिर 19.6 मीटर की। तो कह रहा किस वेग से फेंका जाएगा, तो भाई हमने बताया था 19.6 मीटर तो जी की वजह से लेते हैं। वो कण को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वो 20 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है। तो 20 मीटर और जी के मान एग्जैक्ट 9.8 लेते हैं तो 19.6 वो देता है। तो ये ध्यान रखना यदि कण को 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वो है
19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो वो 19.6 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है। वो कह रहा है कण 19.6 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचता है तो उसे किस वेग से फेंका गया था, तो इसका मतलब 19.6 से फेंका गया था, क्योंकि 20 मीटर पर सेकंड की ऊंचाई पर अगर कण पहुंचता है तो उसे किस वेग से फेंकते थे, 20 मीटर से। 20 20 2 10 5 1, 20 20 2 10 5 1, ये रिलेशन आपको याद रखना है। ये रिलेशन बहुत कम टाइम, और वैसे देख लो भाई जिन्होंने ये लेक्चर नहीं लिया है वो देख लो। एस बराबर, अगर मैं बात करने लगूँ अधिकतम ऊंचाई एच दी है तो अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला होता है एस बराबर यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये 19.6 मीटर है। 19.6 किसके बराबर है भाई, 9.8 का दो गुना ही तो है, 2 × 9.8, तो इसका मतलब ये किसके बराबर है, 2g के बराबर है। तो जो ऊंचाई है वो 19.6 मीटर है, वो किसके बराबर है, 2g के बराबर है। तो बराबर यू स्क्वायर इंटू 2g, तो ये कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बराबर 2g का होल स्क्वायर 2g इंटू 2g, तो यू स्क्वायर बराबर 2g, दोनों तरफ रूट ले लो तो u बराबर कितना आ जाएगा, वही 2g, g का मान 9.8, तो आंसर कितना आ जाएगा 19.6 मीटर। तो यदि किसी कण को 19.6 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तय करता है तो उसे किस वेग से फेंका गया है, वही 19.6 मीटर से। ध्यान रखना, यदि किसी कण को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है तो वो 20 मीटर की ऊंचाई तय करता है। तो g का मान का एडजेक्ट लेने के लिए उसने 19.6 गया है जहाँ पर। यदि किसी कण को 10 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए तो कितनी ऊंचाई तय करता है, 5 मीटर। या फिर किसी कण को 9.8 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाए, एडजेक्ट वो जी का मान 9.8 ले, तो अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है, 4.9 मीटर। तो ये तो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं आपके, जब आप 316 पढ़ रहे हो तो इस टाइप के क्वेश्चनों के प्रॉब्लम में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन देखें। यदि किसी कण को मकान की छत से मुक्त रूप से गिराया जाता है, उसे ज़मीन पर पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो ज़मीन की ऊंचाई होगी। तो भाई ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। यदि किसी कण को h ऊंचाई के कण को अगर हम ज़मीन से गिराएं, तो अभी हमने बताया था कि कण को ज़मीन तक पहुँचने में कितना समय लगता है, √t बराबर √2h अपॉन g। वो कह रहा है किसी कण को हमने ज़मीन से गिराया, तो किसी कण को हमने भवन से गिराया तो उसे ज़मीन तक पहुँचने में, मकान की छत से मुक्त रूप से गिराया जाता है तो ज़मीन तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है। तो भवन की ऊंचाई 4 सेकंड का समय लगता है, तो t का मान 4, 2h अपॉन g, तो दोनों तरफ आप क्या कर दो, वर्ग कर दो, तो यहाँ से आ जाएगा 4 चौका 16 बराबर 2h अपॉन g। तो g का मान अगर आप 10 लेने लगोगे तो यहाँ से 16 × 10 बाई 2 बराबर h, g का मान 10, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आपका 2 से 5 और 16 पंजे 80, तो आपकी ऊंचाई जो आएगी वो 80 मीटर आएगी, और इसमें है 78.4 मीटर। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जी का मान उसने 9.8 लिया है। देखो अगर तुम जी का मान 9.8 लोगे तो तुम्हारा एडजेक्ट आ जाएगा आंसर 16 × जी का मान कितना ले 9.8 × 2 का डिवाइड हो ही रहा है, तो 2 से ये 8 हो गया, 8 से ये कितना हो गया, 8 से 64, 8 नाम 72, 72 और 6 78, तो ये आ जाएगी तुम्हारी 78.4 मीटर। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो ये तो खैर बच्चा सा क्वेश्चन था, तुम भी इसे कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, देखो मैंने किसी भी फॉर्मूले में कभी एक बार में न्यूटन का एक ही नियम इस्तेमाल किया, कभी दूसरा नियम इस्तेमाल किया नहीं है। एक बार में जैसे मैं गति का जो नियम है, एक बार में या तो मैंने b + u + t किया है, या s बराबर ut + ½ किया है, या b² बराबर u² + 2s किया है। ऐसा नहीं है कि किसी को एक ही बार में मैंने एक ही क्वेश्चन के लिए 2 नियम इस्तेमाल कर दिए हों, एक क्वेश्चन के लिए एक ही इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, वो कह रहा है यदि किसी कण को ऊपर की ओर फेंकने पर अधिकतम 40 मीटर की ऊंचाई तय करता है तो उसका वेग होगा, प्रारंभिक होगा। यदि वह अधिकतम ऊंचाई कितनी है, h कितनी दे रखी है, 40 मीटर। किसी कण को ऊपर की ओर फेंकें, अधिकतम ऊंचाई 4 है, 40 है, तो प्रारंभिक होगा। तो सीधी सी बात है भाई, अधिकतम ऊंचाई का फॉर्मूला हमने लिखा है h बराबर u² अपॉन 2g। किसी कण को अगर मैं अधिकतम ऊंचाई से फेंकूँ, किसी कण को अगर मैं u वेग से फेंकूं और अधिकतम ऊंचाई कितनी है, h, तो h का फॉर्मूला क्या होता है, किसी कण को u वेग से फेंका जाए तो अधिकतम ऊंचाई h बराबर u² अपॉन 2g। वो दी हुई है मेरी 40, तो जहाँ से अब u² का मान निकाल लेना। कैलकुलेशन में बिल्कुल भी नहीं करूँगा, टाइम कम है हमारे पास, क्वेश्चन हमें ज़्यादा कराने हैं। क्वेश्चन नंबर 31 विशेष इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर, तो यदि किसी कण को 200 मीटर ऊंची टावर के मुक्त सीट से गिराई जाती है, यदि किसी कण को 200 मीटर ऊंचे टावर के मुक्त सीट से गिराया जाता है, यदि किसी कण को 200 मीटर ऊंचे, टावर की ऊंचाई कितनी है, 200 मीटर, इसको ध्यान से समझना है।
मैं तो ये कहता हूँ भाई टावर की ऊंचाई है h। देखो इस क्वेश्चन को आप लूसेंट की दृष्टि से ना देखें, पहले आप रॉबिन सर की दृष्टि से देखें, उसके बाद लूसेंट की दृष्टि से देखें। क्वेश्चन को अगर आपने रॉबिन सर की दृष्टि से देख लिया तो लूसेंट की दृष्टि आपकी अगर यहाँ दृष्टि पड़ गई 360 पर, फिर उसके बाद आपकी लूसेंट पर दृष्टि पड़ गई तो लूसेंट का क्वेश्चन तुम्हारी दृष्टि को देखते ही जल के राख हो जाएगा। वो कैसे, अभी देखते हैं। यदि किसी कण को, किसी मीनार की ऊंचाई h है और तुमने ऐसा करा भाई, किसी कण को u1 वेग से तुमने नीचे की ओर फेंका और एक व्यक्ति आया, तुम तीर खेल रहे हो, दूसरे ने u2 वेग से फेंका। सपोज करो देवता और राक्षसों में क्या हो गई लड़ाई, तो देवता स्वर्ग में ऊपर है जैसा तुम मानते हो, मैं तो नहीं मानता ऐसा कुछ। तो अगर मैं बात करूँ, तुमने किसी कण को u1 वेग से नीचे की ओर गिराया और जैसे देवताओं ने किसी अपने अस्त्र को u1 वेग से कहाँ फेंका, नीचे की ओर, और राक्षसों ने अपने अस्त्र को u2 वेग से कहाँ फेंका, ऊपर की ओर। दोनों कहीं ना कहीं तो जाके टकराएंगे। तो दोनों अस्त्रों ने, उन्होंने ब्रह्मास्त्र चलाया और इन्होंने दिव्यास्त्र चलाया, तो दोनों टकरा गए। तो t समय के बाद दोनों टकराए। टक्कर में लगने वाला समय कितना हो गया, t। अब वो कह रहा है भाई दोनों कितने समय के बाद टकराएंगे, वो हमें t ज्ञात करना है। और ये भी बात पूछ सकता है कि भाई राक्षसों के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र ने कितनी दूरी तय की थी, और वो देवताओं के द्वारा छोड़ा गया क्या था, ब्रह्मास्त्र ने ज़्यादा दूरी तय की या दिव्यास्त्र ने ज़्यादा दूरी तय की, ये भी तुमसे पूछ लिया जा सकता है। तो सबसे पहले देखो इंपॉर्टेंट टास्क कौन सा है कि किसी कण को इन्होंने u1 वेग से और इन्होंने u2 वेग से, लेकिन इतना तो फिक्स है कि अगर राक्षसों का ब्रह्मास्त्र h दूरी वो तय करता है कितनी, h1, कितनी तय करता है, h1, और इनका जो है वो दिव्यास्त्र राक्षसों का वो कितनी तय करता है, h2। तो h1 प्लस h2 टकराने से पहले दोनों के द्वारा, एक ब्रह्मास्त्र के द्वारा और एक दिव्यास्त्र के द्वारा, दोनों के द्वारा तय की गई दूरी जो रहेगी h1 प्लस h2 वो किसके बराबर होगी, h के। किसके बराबर होगी, h के। ये तो समझ में आ गई बात। क्यों, क्योंकि यदि किसी u1 पार्टिकल से तुमने किसी कण को u1 वेग से गिराया है, उसके द्वारा तय की गई दूरी h1 है, और u2 वेग से फेंका है, उसके द्वारा तय की गई दूरी h2 है, तो टकराने तक दोनों के द्वारा तय की गई दूरी मीनार की ऊंचाई के बराबर रहेगी। इसने h1 तय की, इसने h2 की, तो h1 प्लस h2 किसके बराबर है, h के। तो h1 कितनी होगी, प्रारंभिक कितना है मेरे पास, u1, और लगने वाला समय कितना है, t1। तो h1 कैसे निकालूंगा मैं, वही u1t, पर इसको कहाँ गिराया है, नीचे की ओर। h1 को मतलब u1 वाला पार्टिकल है उसको गिराया नीचे की ओर, तो इसके लिए a बराबर क्या लिया जाएगा, g। ध्यान रखना, यही बात की गलती मत कर देना, a बराबर लिया जाएगा इसके लिए g। तो इसके लिए a बराबर g लिया जाएगा, तो u1t a बराबर g, तो u1t प्लस हाफ gt का होल स्क्वायर। h2 को कितना लिया जाएगा, h2 को कहाँ फेंका, h2 वाली ऊंचाई जो जिस पार्टिकल ने तय की थी, तो u2 वाले पार्टिकल को कहाँ फेंका गया था, ऊपर की ओर फेंका गया था, ऊपर की ओर फेंका गया था। तो a बराबर कितना लिया जाएगा, माइनस जी। तो a बराबर माइनस जी, तो h2 कितना आ जाएगा, u2t माइनस हाफ gt का होल स्क्वायर, u2t माइनस हाफ gt का होल स्क्वायर। अब देखो बराबर कितना है, h तो चल ही रहा है हमारा, हाफ gt के होल स्क्वायर से हाफ gt का होल स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया मेरा कौन सा, u1t प्लस u2t बराबर h। अब देखो, अब मैं इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, यहाँ से इसको नहीं होता डायग्राम को एक बार कॉपी कर लेना। किसी कण को u1 वेग से नीचे की ओर गिराया और उसी टाइम पे किसी व्यक्ति ने u2 वेग से किसी कण को कहाँ फेंका, ऊपर की ओर, और दोनों वेगों को टकराने में लगने वाला समय। तो यहाँ से मेरी एक बात समझ में आ गई, h1 प्लस h2 किसके बराबर है, h के। तो देखो यहाँ तो 1/2 gt स्क्वायर से माइनस 1/2 gt स्क्वायर कैंसिल हो गया, दो टर्म बचे मेरे, u1t प्लस u2t बराबर कितना हो गया, h। तो यहाँ से t बराबर कितना हो गया, h अपॉन u1 प्लस u2। तो यहाँ से t की जो वैल्यू आ गई मेरी वो कितनी आ गई, h अपॉन u1 प्लस u2। t का मान कितना आ गया मेरे पास, h अपॉन t की जो वैल्यू आ गई मेरी वो कितनी आ गई, h अपॉन u1 प्लस u2। कितनी आ गई, t की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई है मेरी, h अपॉन u1 प्लस u2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आई है। अब क्वेश्चन को तुमने रॉबिन सर की दृष्टि से क्वेश्चन को देख लिया है, और वो क्वेश्चन को जो देखा है वो कैसे देखा है कि यदि किसी कण को, देखो भाई t बराबर h अपॉन u1 प्लस u2, टकराने में लगने वाला समय डायरेक्ट h और दोनों वेगों को जोड़ दो।
यानी कैसे देखा है तुमने, इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, इस डायग्राम को भी देखो, फिर दोबारा देखो कि यदि किसी कण को u1 वेग से नीचे की ओर फेंका है और उसी टाइम पे दूसरे व्यक्ति ने u2 वेग से कण को ऊपर की ओर फेंका है, तो दोनों वेग सपोज t समय के बाद दोनों का टकरा गए, तो t का जो मान होगा डायरेक्ट, मीनार की ऊंचाई h है तो h अपॉन u1 प्लस u2 दोनों को तुम जोड़ दो, कितना हो जाएगा, t बराबर h अपॉन u1 प्लस u2, t बराबर h अपॉन u1 प्लस u2। अब देखो सेकंड मेथड इसका ये भी होता है, चाल समय बराबर होता है दूरी अपॉन चाल। तो दूरी कितनी तय की, पार्ट दोनों ने मिलके h, और चाल तुम देखोगे ना दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी लगती है, तो दोनों एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्ट आती है u1 प्लस u2। जब विपरीत डायरेक्शन में होते हैं तो वेग जुड़ जाते हैं, तो u1 प्लस u2, तो t बराबर h अपॉन u1 प्लस u2। तो ये तुम्हारा कंसेप्ट बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर t बराबर h अपॉन u1 प्लस u2। अब देखो, अब यही क्वेश्चन है, अब आप इसे लूसेंट की दृष्टि से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 31 मेरा कौन सा है, किसी कण को 200 मीटर की ऊंची टावर के सिर से मुक्त रूप से गिराई जाती है, ठीक उसी समय टावर से 40 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो कितने समय के बाद मिलेंगे। तो मीनार की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 200 मीटर। एक कण को ऊपर की ओर गिराया जाता है तो u1 की जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आ जाएगी, 0, और दूसरे जो पार्टिकल है u2 की जो वेलोसिटी होगी वो कितना है, उसी समय टावर के पाद से 40 मीटर पर सेकंड के वेग से u2 कितना है, 40 मीटर पर सेकंड से कण को ऊपर की ओर फेंका जाता है, एक को गिराया और एक को ऊपर की ओर फेंका, तो दोनों कितने समय के बाद टकराएंगे। तो रॉबिन सर ने क्या बताया था, t बराबर h अपॉन कितना होता है टकराने में लगने वाला समय, u1 प्लस u2। तो t बराबर h अपॉन u1 प्लस u2, तो h की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 200 है। तो u1 का मान 0, u2 का मान 40, तो 0 प्लस 40 बराबर 200/40। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 सेकंड। डायरेक्ट हो गया, क्वेश्चन को राख कर देंगे हम, लेकिन किसकी दृष्टि से देखेंगे, 360 डिग्री डिफेंस एकेडमी की दृष्टि से देखेंगे तो लूसेंट की दृष्टि हल्की पड़ जाएगी। डायरेक्ट फॉर्मूला t बराबर h अपॉन u1 प्लस u2। इसमें क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन है। यदि आपने मेरे सारे लेक्चर ढंग से कंप्लीट किए हैं, प्रैक्टिस भी साथ साथ करते चले हो, तो 40 क्वेश्चनों को करने में मैक्सिमम जो टाइम लगेगा, मुझे जो टाइम लगेगा इनको करने में 15 से 16 मिनट मैक्सिमम बात कर रहा हूँ मैं। और आप भी अगर जैसे टीचर हैं तो इतनी प्रैक्टिस आपकी नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी आपने सही लेक्चर ढंग से लिए हैं तो 20 से 22 मिनट में ये क्वेश्चन आपसे हो जाने चाहिए। 22 मिनट मैक्सिमम होनी चाहिए क्वेश्चन के लिए, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में थोड़ा सा टाइम लगता है, पहली चीज़ है लर्निंग, उसके बाद है प्रैक्टिस। पहले सीखो, हर क्वेश्चन को करो, उसमें टाइम बिताओ, टाइम लग रहा है डजेंट मैटर, लेकिन अगली बार जब दोबारा करने लगे तो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, रिपीटेशन मेक्स यू परफेक्ट। रिपीटेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है क्वेश्चन का। तो भले ही कम क्वेश्चन करो, अच्छे करो। ये ऐसा नहीं कि यहाँ से पढ़ रहे हो फिर वहाँ से पढ़ रहे हो, फिर वहाँ से पढ़ रहे हो, किसी और जगह से पढ़ लिया, किसी की लाइव क्लास चल रही है उससे पढ़ लिया। अरे सिलेक्शन उस आधार पर होगा तुम कितने पढ़ रहे हो, तुम्हें कितना क्लियर है और कितने अच्छे से क्लियर है। एक ही चीज़ तुमने कितनी बार पढ़ी है। जब तुम किसी चीज़ को बार बार पढ़ोगे ना तो तुम उसी चीज़ को कभी भूल नहीं सकते, उसमें परफॉर्मेंस आती है। तुम बचपन से अपने माता पिता पड़ोसी जितने भी हैं उन सब नामों को लेते आ रहे हो, और तुमने उन्हें 100 150 सवाल ले लिया है कम से कम अपने पड़ोसी तक के नामों को। क्या तुम उनको भूल जाते हो, कभी नहीं भूलते। तो इसी की वजह से जिस लेक्चर को आपने, जिस टीचर को आपने अपने लिए फिक्स किया है, तो उसी के लेक्चर बार बार लो, और जिसके माध्यम से तुम्हें रिपीटेशन आए और अपनी प्रैक्टिस बार बार करो। ये नहीं कि लेक्चर ही लेक्चर बार बार लेते रहें, जितनी हो सके अपने खुद के क्वेश्चनों को बार बार करो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस विशेष आवश्यक है, प्रैक्टिस ही तुमको परफेक्शन देगी। क्वेश्चन नंबर इसमें जो 32 था वो कहता, ऊपर के प्रश्न में मुक्त रूप से गिर रही पिंड कितनी दूरी तय करेगी। मुक्त रूप से गिर रही पिंड, वही क्वेश्चन था भाई, 200 मीटर का था। मुक्त रूप से गिर रही पिंड, तो 5 सेकंड के बाद कण मिले, कितने के मिले, 5 सेकंड के बाद कण मिल गए थे। हमारा टी कितना था, 5 सेकंड अभी निकाला था ना, 200/40। तो अगर ऊपर से जो पिंड गिरा गया था उसने कितनी दूरी तय की, तो सीधी सी बात है S बराबर ut प्लस हाफ gt का होल स्क्वायर। नीचे की ओर गिराया था तो ये बराबर जी, नीचे ऊपर से पहले जो गिराया गया था उसका प्रारंभिक कितना था, 0। मुक्त रूप से गिराया गया था, प्रारंभिक 0। हाफ gt का होल स्क्वायर, g का मान 10 और t का मान कितना है 5, तो 5 25, तो g का मान 5 और 25 से 5 करोगे तो कितना आएगा। उसने कितनी दूरी तय की, 125 मीटर। तो पहले वाले मान, तो देवताओं ने श्री राम जो देवता थे
उनके जो थे उन्होंने कितनी दूरी तय की 125 मीटर, और जो दूसरे थे उन्होंने कितनी दूरी तय की 200 में से तुम कितने घटा दो 125, तो उनकी कितनी बच जाएगी 75 मीटर। तो तभी तो देवता ऊपर से गिराते थे, जीरो से गिरा रहे हैं लेकिन फिर भी 125 मीटर दूरी तय कर ली उनके ने। और बेचारे राक्षस थे वो नीचे से प्रहार करते थे, जो गुरुत्व त्वरण के मारे पृथ्वी मैया, एक तो कहा राक्षसों को सपोर्ट करे, इन सबन की माया है। देखो पृथ्वी मैया देख लो तुम, यहाँ से पृथ्वी मैया हुई, जल देवता हुए, ये सब मतलब देवताओं के खन्ने में से हैं। और जब कोई भी तो फिर जैसे देवता ऊपर रहे, राक्षस कहाँ रहे नीचे, तो राक्षस जैसे ही अस्त्र चला में तो आदि शक्ति है तो इनकी पृथ्वी मैया ही खा जाए। अब बेचारे कैसे जीते तो जीते कैसे जीते, पल्लंग तो जल देव आ जाए, वे ऊपर से नीचे ही गिरे सीधे। तो याक मारे राक्षसन की विजय, मैंने कोशिश खूब करी, कई बार आधिपत्य जमाए, पर फाइनली प्रकृति के नियमन के सामने, जैसे धरती मैया है ना, याक सामने कोई की ना चली आज तक। तुम कितने को ऊंचे चल रहे हो, तुम कितने ज़्यादा उछर पाएंगे, ये तुम पे निर्भर ना करे, या अंधकार कतई निकाल दी जाओ, ये निर्भर करे कि धरती मैया कितने तीव्रता से खींच रही है तुमने। सपोज करो वो तुमने और तीव्रता से खींचवे लग पर है, तुमने ज़मीन में ही घुसा देगी नीचे, यदि वो चाहे तो। कृपा है हमारी जो बना रखी है, बाल बच्चे खेल रहे हैं, तो वो इतने कहीं कर रही है कि हम इनकी गोद में रहें, बते कहीं खींचा है कि गोद में रहें कूद के। और इतना पता ज़्यादा जोड़ते ये आसमान ना खींचा है, मतलब ज़्यादा जोड़ते आसमान ना खींचा कि हम उछल नहीं पाएंगे और दिक्कत है। और ये कम आसमान ना खींचे, अगर हम यहाँ ने कम खींचो चालू कर दियो पृथ्वी मैया ने, कोई वस्तु कहाँ खींचा नीचे, तो हम यहाँ की गोद से बाहर चले जाएंगे। और ये चावे ना है कि हमारे बालक मेरी गोद में से ही बाहर चले जाए। माँ का प्यार तो होता ही अद्भुत है। तो ये पृथ्वी मैया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, माता कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है धर्मशास्त्रों में, माता कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम इसकी गोद में लगातार खेलते रहते हैं, और गोद का जो वातावरण है वो इस तरह का है कि हम किसी भी कीमत पर उससे बाहर नहीं जा सकते। हाँ, अब ये आपके लेक्चर कंप्लीट हुए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 जो है वो, यदि किसी पिंड को 15 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कितनी ऊंचाई पर पिंड का वेग 4 मीटर पर सेकंड होगा। 33। तो कितनी ऊंचाई पर यदि किसी पिंड को हम किस वेग से फेंकें, देखो यदि किसी पिंड को 15 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका जाता है, 15 मीटर पर सेकंड से, प्रारंभ वेग कितना दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, कितना सरल क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर, तो कितनी ऊंचाई पे वेग कितना होगा 4 मीटर पर सेकंड। सपोज करो तुमने फेंका, वेग कम होता चला गया तो एक जगह पे जाके कितना आ जाएगा 4, एक जगह पे जाके कहीं 0 भी हो जाएगा, फिर वापस आएगा। तो हमें तो इतना ही मतलब है 4 से। तो प्रारंभ वेग कितना है 15 और अंतिम वेग कितना है 4, आगे भी जाएगा लेकिन हमसे ये कहता है 4 कितनी ऊंचाई पे होगा। सपोज करो उसके द्वारा यहाँ तक तय की गई ऊंचाई कितनी है h। समय के बारे में कोई रिलेशन नहीं है, एक बार में एक ही नियम लगाऊंगा, बी यू और एच, बी यू एच। तो कौन सा नियम लगाऊंगा डायरेक्ट, तीसरा नियम, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। ऊपर की ओर फेंका गया है मेरे शेरों, कहाँ फेंका गया है ऊपर की ओर, तो ए बराबर माइनस जी। तो कौन से लेंगे हम, ए बराबर माइनस जी, तो -2gh। अब देखो अंतिम वेग कितना है मेरा 4, तो 4 का वर्ग 16। प्रारंभ वेग कितना है मेरा 15, तो 15 का वर्ग कितना आ गया 225। 2 इंटू जी की वैल्यू कितनी है 10। यहाँ से h आप कैलकुलेट कर लेना, इधर से घटा के h आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 10.45 मीटर। ये आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 34 है, कार्ड का प्रारंभ वेग कितना होगा। ये बिल्कुल ईजी है, इसको में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं है। अगले वाले भी कुछ क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम करेंगे और अगले वाले लेक्चर में करेंगे। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो अगले वाले लेक्चर में और भी क्वेश्चन आएंगे। अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो सारे लेक्चर्स ज़रूर देखना। जय हिंद, जय भारत।